हाँ करते हैं स्टार्ट। चलो हम लोग नाइट्रोजन पढ़ रहे थे ना। अगला है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में अगला कंपाउंड लिख लीजिएगा यूरिया के बाद NH4Cl। इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे नौसादर कहते हैं। और इसके बाद याद रखिएगा ये जो अमोनियम क्लोराइड है यह एक कैसा पदार्थ है जी? यह एक उर्ध्वपातित पदार्थ है। हाँ नाइट्रोजन के अंदर ही अगला कंपाउंड आपको लिखना है। और याद रखिएगा कि इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज कपूर तथा औषधि के निर्माण में, कैम्फर तथा औषधि यानी ड्रग्स वगैरह के निर्माण में, दवाई वगैरह के निर्माण में। और इसके बाद अगला याद रखना कि इसका यूज ड्राई सेल में, शुष्क सेल में, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य, उसके रूप में होता है। बाकी एक कंपाउंड आप लोग लिख सकते हैं HNO3, लेकिन इसके बारे में मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ रखे हैं। कहां पर? एसिड बेस सॉल्ट में। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। इसमें भी क्योंकि नाइट्रोजन है, ये भी किसका अयस्क है? ये भी नाइट्रोजन का अयस्क है, नाइट्रिक अम्ल है ना। इसका यूज इसी को एक्वाफर्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्वाफर्टिस। और इसका यूज कहां पर होता है? तो अम्लराज के निर्माण में, है ना। साथ ही साथ जितना एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव जैसे TNG है, TNB है, TNP है ना, इन सब में किसका यूज होता है? HNO3 का। और एक याद रखिएगा HNO2 होता है। क्या होता है? HNO2। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। अब बर्तन पर लिखने में किसका यूज होता है बताओ? बर्तन पर लिखने में इसका यूज होता है HNO3 का, है ना। जैसे कांसा के बर्तन पे लिखने में, है ना, पीतल के बर्तन पे लिखने में, उन सब में लिखने में यूज होता है किसका? नाइट्रिक एसिड का। कौन बोल रहा था? नेल पॉलिश का। नेल पॉलिश को रिमूव करने में किसका यूज करते हैं? एसीटोन का, है ना। और मेरा सवाल ये बताओ नोबल का तेल किसे कहते हैं? TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। और पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। ट्राइनाइट्रोफेनॉल को, है ना। और फेनॉल को ही क्या कहा जाता है? फेनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। चलिए हाँ वो नाइट्रस एसिड है। इन सब का यूज आपको ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट में लिखा चुके हैं, है ना। तो यहां पर फिर से लिखाने की जरूरत नहीं है। हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कार्बन। लिखो लिखो, कोई नहीं, लिख लो आराम से, है ना। कल हम लोगों का पूरा नॉन मेटल इनर गैस वगैरह सब खत्म हो जाएगा और परसों हम लोग सीमेंट एंड ग्लास तक जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद 3 टॉपिक हमारा रहेगा, पॉलीमर, हाइड्रोकार्बन एंड केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तीनों 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का टॉपिक है। संडे तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इस संडे तक टारगेट तो था मेरा कि इसी 31 तक करा, लेकिन नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि कोई नहीं, ठीक है ना। टाइम कितना बढ़ाएंगे? 5 घंटा तो तुम लोगों को फिर ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। चलिए चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन। कोई नहीं, संडे तक 4 तक भी हो जाएगा, काफी है। आप लोगों के पास 15 दिन रहेगा रिवीजन के लिए। फिर भी देखो एटॉमिक नंबर जो इसका कितना है? 6 आपको पता है। और एटॉमिक मास 12। याद रखिएगा हमारे नेचर में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसका है? यौगिक कार्बन का है। कितना है कार्बन का? याद रखिएगा 5 लाख। कितना कंपाउंड है इसका? 5 लाख। कार्बन के बारे में याद रखिएगा कि कार्बन में इसके छोटे आकार के कारण, कार्बन में इसके छोटे आकार के कारण श्रृंखलन यानी कैटेनेशन का गुण पाया जाता है। कैटेनेशन यानी श्रृंखलन, यानी कि कार्बन अपने ही, श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? तो लिख लेना, अपने ही एटम के साथ लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बता सकते हो? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। तो मेरा सवाल भी है, कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। और उसी को क्या बोलते हैं? कार्बोरेंडम, है ना। जबकि सिलिका किसे कहते हैं? SiO2 को। SiO2 का ही जब क्रिस्टल रहता है तो उसी को क्या क्वार्ट्ज बोलते हैं, है ना। ये सब चीज भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन में अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, तो 6 6 6। इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी कितना? 6। लिख लिया सभी ने? हो गया। चलिए श्रृंखला मतलब कि कार्बन जो है ना, जैसे अपने एटम के साथ क्या करता है? इसे चेन बना देता है ना। इसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन या कैटेनेशन। याद रखना कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि लगभग हर तत्व में आपको कार्बन मिलेगा। कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट या फिर सार्वभौमिक तत्व, हर जगह मौजूद है कार्बन, हर चीज में मौजूद है कार्बन, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। जैसे आप कपड़ा पहन रखा है उसमें भी कार्बन है, पेन लिख रहे हैं उसमें भी कार्बन है, जिस बेंच पर बैठे हैं उसमें भी कार्बन है ना, टीवी लगा है उसमें भी कार्बन है ना। हर चीज में क्या है? आपका कार्बन मौजूद है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एलिमेंट कहते हैं। अब पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कांसा, टेक्नीटियम, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है? 43।
इसके बाद याद रखिएगा कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। बिना कार्बन के कार्बनिक यौगिक बनेगा क्या? नहीं है। इसी तरह सभी एसिड का मूल तत्व क्या है? और एसिड का सभी जितना अम्ल है उसका सबसे मेन तत्व क्या? हाइड्रोजन, है ना। याद रखना कार्बन हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। कार्बन हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है ना जी। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या मिलता है? कार्बन। इसके बाद रखना कार्बन के समस्थानिक कितने हैं? कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। सबसे ज्यादा किसके हैं? अरे बोलो भाई, इतना सोचना पड़ रहा है तुम लोगों को। पोलोनियम का कितना है? पोलोनियम को खोजा कौन? मैडम क्यूरी। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं C12, C मतलब 612, C613, C614, है ना। और जो आपका याद रखिएगा इसका जो यूज होता है किसमें होता है? कार्बन डेटिंग में। ये पता है ना आपको? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यानी कार्बन काल निर्धारण में। इससे किसका हम लोग उम्र पता करते हैं? जीवाश्मों का। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन? जॉर्ज कुवियर। कौन है? जॉर्ज कुवियर। और अगर पूछे आपसे भारतीय पैलियोबॉटनी बोलता है ना, पैलियोबॉटनी होता है भारतीय, उसको बोलते हैं वनस्पति जीवाश्मिकी करके बोलता है। पूछा जाए कभी भी इस तरह का सवाल, हालांकि ऐसे फैक्ट में ना भाई वाले उसमें पूरा डाल दूंगा, इस तरह के रखने वाले जो फैक्ट हैं उसके होते हैं, उसके जो हेड हैं, उसके जो पिता हैं वो कहते हैं रामदेव मिश्रा। क्या नाम है उनका? रामदेव मिश्रा। चलिए इसके बाद की बात करते हैं हम लोग कार्बन के अलग रूप की चर्चा करते हैं। कार्बन के अपर रूप, ठीक है, याद रख लिया सभी ने? चलिए नोट। चल कार्बन के अपर रूप, एक है आपका अपर रूप का मतलब एलोट्रोप, एक तो आपका हीरा। हीरा के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया था स्टार्टिंग में, देखो नोट में करके, है ना जी, कि हीरा का कितना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है वो सब लिखा दिया था आपको। और ग्रेफाइट का भी लिखा दिया था। ग्रेफाइट का यूज कहां पे होता है? तो लेड पेंसिल में होता है, साथ ही साथ हैवी मशीन के अंदर लुब्रिकेंट के रूप में होता है, साथ ही साथ इसका यूज मॉडरेटर के रूप में होता है ना जी। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। इसके बाद तीसरा याद रखिएगा है फुलेरीन। फुलेरीन। अच्छा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर याद रखिएगा कैसा होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल होता है ना। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है याद रखना 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। फुलेरीन जो होता है याद रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा? फुटबॉल टाइप का होता है। कैसा? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? C60 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C60। अभी दिखाएंगे चित्र आपको सबका। चौथा याद रखिएगा होता है ग्राफीन। क्या होता है? ग्राफीन। ये भी कार्बन का ही क्या है? एलोट्रोप है, ग्राफीन। और जो आप देखते हो ना आजकल जो वो स्क्रीन मोड़ने वाला जो ना आता है फोन वगैरह जिसमें स्क्रीन बेंड हो जाता है, उसमें किसका यूज होता है? ग्राफीन का ही यूज होता है। हाँ, जो भी स्क्रीन मोड़ने वाला स्क्रीन होता है ना उन समय किसका यूज होता है? ग्राफीन का। और एक होता है कार्बन नैनो ट्यूब। क्या होता है? कार्बन नैनो ट्यूब। ये भी क्या एक प्रकार का कार्बन का एलोट्रोप ही है। सुपर कंडक्टर्स वगैरह में, है ना, इन सब में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका चित्र दिखाएंगे सभी का। पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। ग्रेफाइट के बारे में लिखा दिया था ना आपको। फुलेरिन को हम लोग क्या बोलते हैं? C60 तो ठीक है ना। उसी को याद रखिएगा हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। लिख लेना उसमें बकमिंस्टर फ्लोरीन। जो ग्रेफाइट का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल, यहाँ पर जैसे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको पता ही है कि कौन सा बंध होगा। अगर आपसे कभी भी पूछे कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजी बंध होगा, आया ना बोलो। यहाँ पर देखो जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के बारे में याद रखिए ना, इसमें भी जो बॉन्ड एंगल होता है, इसमें बंध कोण जो होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री या कितना होता है? 108 डिग्री होता है। 120 डिग्री या कितना होता है? 108 डिग्री होता है। ग्राफीन के बारे में याद रखना कि इसका जो मतलब ये है ना, ये दुनिया का सबसे थिनेस्ट, दुनिया का सबसे थिनेस्ट यानी सबसे पतला पदार्थ है ना, ग्राफीन। हाँ, सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला पदार्थ है। ठीक है, आगे चला। बस इसमें आपसे इतना पूछेगा कि इसमें कौन सा कार्बन का अपर रूप है, कौन सा अपर रूप नहीं है। फ्लोरीन को ही याद रखना बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। इसका आपसे स्ट्रक्चर पूछ देगा किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का तो पता है ना, टेट्राहाइड्रल होता है ना जी। ठीक है, चलो अब इसका चित्र देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे कार्बन के कंपाउंड के ऊपर। बाकी हीरा ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में आपको पहले मैं लिखा चुका हूं, है ना। अब देखिए इन सबका चित्र देख लो थोड़ा। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसमें सारा है तो इसी को देख लो, चित्र सबका इसमें दिया हुआ है। देखा है सबको? ये देखो इसका डायमंड का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का ऐसा होता है। बस एग्जाम के लिए इतना देखो, ये सब स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, बस जो मैंने आपको लिखाया है वो आपको याद रखना। ये फुटबॉल के जैसा ये कार्बन नैनो ट्यूब है, ये आपका क्या है? ग्राफीन है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के यौगिक। देखो इसके कई सारे यौगिक को ना हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन में, है ना। जो हाइड्रोजन और कार्बन वाला जितना भी कंपाउंड है उसको हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। यहाँ पर बिना हाइड्रोजन वाला हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। इसके बाद याद रखिएगा यह सबसे उत्तरदायी, सबसे रिस्पांसिबल, मतलब किसके बाद? वाटर वेपर के बाद सबसे उत्तरदायी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो। मॉन्ट्रियल किससे है? ओजोन से रिलेटेड है।
नगोया और एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। नगोया और एक है कार्टाजेना। नगोया और कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये संबंधित है किसी जैव विविधता के ह्रास को रोकने से। जो जैव विविधता में जो कमी हो रही है ना, पहले कितने तरह का पशु पक्षी डिफरेंट डिफरेंट तरह का डाइवर्सिटी बहुत दिखता था जीव जंतुओं में, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है उसमें कमी आ रही है। तो जैव विविधता के ह्रास को रोकने से, यानी कि उसमें कमी हो रही है, कि कमी को रोकने से। ये सबसे उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद याद रखना कि ये चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया मिल्क कर देता है। इसके बाद याद रखिएगा चूने का पानी क्या है जी, लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी CaOH2, और इसी का यूज इसमें क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अरे बोलो भाई, एकदम तुम लोगों को ना, इसमें क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2, बस क्या बनेगा पानी। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विलंजक चूर्ण। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कोल्ड ड्रिंक या तो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर जिसका आविष्कार किसने किया, इसने किया सोडा वाटर का आविष्कार, इतना टाइम लगता नहीं है, जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया, जोसेफ प्रिस्टले। कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में बुलबुले किसके कारण बनते हैं, बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर में, अगली स्लाइड पे लिखता हूं, पहले इसे लिखिए फटाफट से। पीरा चला आगे, पी लगे चाय पहले, है ना। आगे चला। एक लिख रहा है कि सर जी खाली चाय ही पीते हैं। चलो आगे, अगले पॉइंट पर चलते नहीं। ग्रेफाइट चिकना होता है, हीरा कठोर होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। पर इंग्लिश क्यों लिखते हैं, हमें नहीं समझ आता है, सिर्फ हिंदी में लिखिए। चल कोई नहीं। अब इसका देखो क्या हिंदी लिखना है, CaOCl2 को। अब इसको समझना आता है तो मत लिखो। नेक्स्ट है अग्निशमक यंत्रों में, अग्निशमक यंत्रों में यानी फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इसके बाद याद रखिएगा सॉलिड CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, इसी को ड्राई आइस या फिर इसी को कोल्ड आइस भी कहा जाता है ना, कोल्ड आइस, सूखी बर्फ, है ना। और ये कैसा पदार्थ है, एक सब्लिमेट मटेरियल है ना जी। इसके बाद याद रखना कि हीरा को, डायमंड को 800 डिग्री सेल्सियस पर जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हीरा को जब आप कितने डिग्री पर, 800 डिग्री सेल्सियस पर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसके बाद याद रखना मीथेन को जलाने पर, मीथेन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी कि मीथेन है ना, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही क्या बनाएगा, H2। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, आई थिंक नहीं बैलेंस हो जाएगा ना, तो फिर इधर भी 2 लगाना पड़ेगा ना जी। चलो बैलेंस हो गया, बैलेंस कर लीजिए, ऐसे जरूरी नहीं है। क्या हुआ, CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2O2। आगे चला, इसके बाद याद रखिएगा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, प्लांट्स यानी पादप प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का यूज कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। बाकी ये तो आपको बता दिया है कि यहाँ पर कौन सी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, बताओ, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है ना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ऑप्टिमम टेंपरेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना, 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो कार्बन डाई किसी ऐसे लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कार्बन क्रेडिट में मापा जाता है। किसमें मापते हैं, कार्बन क्रेडिट में मापा जाता है। यानी कोई जीव कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है उसको मेजर करते हैं किसमें, कार्बन क्रेडिट में। और एक कार्बन क्रेडिट बराबर कितना है, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कितना कार्बन। कई बार आपका अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ है, 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कितना, 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। और विश्व का याद रखिएगा सबसे कार्बन नेगेटिव जो कंट्री है, पता है आपको, वर्ल्ड का सबसे कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब है वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है ना
उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोग तो भारत, चीन, अमेरिका, ये सब क्या है, सबसे ज्यादा मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में। लेकिन याद रखिएगा, एक देश ऐसा है जो कि जितना मतलब ये एकमात्र ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है उससे ज्यादा क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और वो हमारा पड़ोसी देश भूटान। कौन सा है? भूटान। ठीक है, ठीक है। हाँ, 2070 तक रखा है ना। उस समय लक्ष्य तो खैर हमने 2022 तक रखा था किसानों की आय को दोगुना करने का, है ना, हो गया। हाँ। तो स्मार्ट सिटी भी बन रहा है बिहार में 5, नहीं, पटना स्मार्ट सिटी में है। जाकर देखो मुसल्लापुर कितना स्मार्ट है, हाँ? यहाँ का जो सबसे पॉश इलाका है बोरिंग रोड, वो भी हमको गाँव में लगता है ना, गाँव में है वो तो चलिए खैर, पेपर पे कुछ और होता है। किधर? अच्छा, बाजार समिति, नहीं उधर तो नहीं गए हैं। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, चलो सुन लो कि चाय पीते पीते तब तक, है ना, ऑनलाइन वालों चाय पी लें भाई, तुम लोगों को तो है ना। चलो सुन, तुम लड़कों के लिए है ना, जो कि मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते कोई मुस्का के अगर देख लिया एक बार, पूरा दिन बस सोचते रह जाते हैं, अरे आखिर काहे मुस्काई थी, है? पूरा सिलेबस सब भूल गए। उसी के लिए है, करके इजहार तू फिर से ठोकर खाएगा, करके इजहार तू फिर से ठोकर खाएगा, ख्याल रख अपना नहीं तो मारा जाएगा, है ना। अरे पेकी मत मारो भाई, है ना। ख्याल रखो अपना, है ना, ख्याल रख अपना नहीं तो मारा जाएगा। दिमाग से खेलती है लड़कियां, है ना, दिमाग से खेलती है लड़कियां, लड़कों के दिल से खेला तो मारा जाएगा। चलो नेक्स्ट है, सेकंड कंपाउंड है कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड, याद रखना इसे क्या कहते हैं, इसे दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। ये या ऐसे लिख लीजिए कि हेमोग्लोबिन की सबसे अच्छी आत्मीयता, हेमोग्लोबिन की सबसे अच्छी आत्मीयता या फिर एफिनिटी जिसे कहते हैं, कार्बन मोनोक्साइड के साथ होती है। कार्बन मोनोक्साइड हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना तेजी से घुलता है, 200 गुना तेजी से घुलता है। और कार्बन मोनोक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन अगर मिल जाए तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में किसकी संख्या को, WBC की संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, आपका ब्लड कैंसर क्या होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लुकेमिया। क्या बोल देते हैं? लुकेमिया। और इसके उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। यार तुम लोग ना एकदम थित्तर हो, नहीं, फास्फोरस 32 का मतलब इतना बार बोले होंगे क्लास में, है ना, कि निंदा में पूछे तो एकदम बोलना चाहिए फास्फोरस 32, है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, लिखो लिखो। कहां पर कौची लिखा है? इसके ऊपर ये इधर आत्मीयता, आत्मीयता मतलब एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब सबसे बढ़िया बंधुता, सबसे ज्यादा जो पसंद है ना, वो है। आया समझ में? चलो, तुम्हारा घर कहाँ, आरा तरफ है? हाँ? नालंदा, अच्छा, नवादा, अच्छा। आरा जिला वाला सब तो सोचता है कि ना सबसे ज्यादा जो ढीठ आदमी होता है, एकदम ढीठ समझते हो एकदम, मतलब हम आरा जिला से ज्यादा ढीठ आदमी नहीं देखे हैं कहीं का, है ना। कभी कभी जैसे मान लो हमारा भागलपुर घर है, हम ट्रेन से जैसे जाते हैं, अब बैठे हैं ट्रेन में तो आए गए हटिए ना जी, है अपना, हमारा मान लो तो बोले हटिए ना जी, बोले अरे भाई मेरा कहाँ हटे, बोले आरा जिला जाना है ना, हट जाएगा, पूरा ट्रेन खरीद लिया का है। क्या हुआ? अरे गुस्सा लगा मतलब ये हम ऐसा तारीफ कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़े ना बुराई कर रहे हैं तुम लोगों का। अरे कोई आरा जिला का हम तारीफ कर रहे हैं, ये है ना। लिख लिया सर, हाँ नहीं पढ़ेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलो शांत रहो। कार्बन मोनोक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस, या फिर इसी को भाप अंगार गैस कहते हैं। इसी को याद रखिएगा सिन गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सिन गैस। ठीक है, क्योंकि ये किससे किसके सिंथेसिस से बनता है, याद रखना, ये मीथेन और पानी, वाटर, इसके सिंथेसिस से बनता है ना, इसके सिंथेसिस से बनता है, इसलिए इसे सिन गैस भी कहा जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कार्बन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन अगर मिलता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोड्यूसर गैस, या इसे उत्पादक गैस कहते हैं। और तीसरा याद रखिएगा कार्बन मोनोक्साइड प्लस क्लोरीन अगर मिलता है, ये बनाता है COCl2
इसको बोलते हैं फॉस्जीन। कौन सा? फॉस्जीन। फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस। और यह एक कैसी गैस है? यह एक जहरीली गैस है। ठीक है, हाँ हाँ, फॉस्जीन गैस लिखिए इसको। इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं। क्या हुआ? जहरीला सर? कौन है जहरीला सर? रीजनिंग वाले मनीष सर? वो खतरनाक वाले जहरीला है नहीं? वो सुनता है कि लिखाते नहीं है, नहीं लिखवाते नहीं है, एकदम खाली बोल बोल के ही मतलब वो करा देता है। हाँ, अच्छा जहरीला कॉन्सेप्ट देता है एकदम। हाँ, कॉन्सेप्ट भी जहरीला हो गया। चलो सही है, आगे चलें। सुनाएंगे सुनाएंगे, चलिए अभी आगे पहले चलते हैं, इसको खत्म कर लें। याद रखना कि कोयला के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलती है, यानी दोनों निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन मोनोक्साइड भी निकलता है। इसके बाद याद रखना वाहनों के धुएं में, वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोक्साइड नामक गैस पाई जाती है। इसके बाद याद रखिएगा सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोक्साइड तथा बेंजीन पाया जाता है। जो सिगरेट का धुआं है उसमें भी क्या मिलता है? कार्बन मोनोक्साइड तथा बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और सिगरेट में जो तंबाकू होता है इसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। ये तो पता ही आपको, निकोटीन ही बोलते हैं इसको। बीड़ी में भी यही निकलेगा, है ना? ठीक है। सिगरेट सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज होता है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। खैनी में भी निकोटीन मिलता है ना? बताएंगे, सब बताएंगे, है ना? नेक्स्ट अगला है सिगरेट लाइटर में। याद रखिएगा सिगरेट लाइटर में मिश्र धातु का एक धातु होता है, वहां पर मिश्र धातु। इसका एलॉय नहीं पूछेगा, किसका किसका एलॉय नहीं पूछता है, बस आप याद रखना मिश्र धातु या मिश्र मेटल पूछता है। हाँ, मिश्र मेटल। अभी दिखाते हैं आपको मिश्र मेटल का यूज होता है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में मिश्र धातु का या मिश्र मेटल का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करेंगे फास्फोरस। और याद रखिएगा जो सिगरेट पीने से क्या होता है कि एक बीमारी होती है सिगरेट स्मोकिंग से। हल्ला मत करिए। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होती है ना, हमारी जो वायु कोष्ठक होती है एल्वियोली, जिसका क्या होता है? एल्वियोली की दीवार नष्ट हो जाती है। स्मोकिंग से एल्वियोली जो है, जो साइट ऑफ क्या गैसियस एक्सचेंज, जैसे हमारे शरीर में एल्वियोली गैसों का विनिमय करता है वायु कोष्ठक, उसी तरह पेड़ पौधों में कौन करता है? स्टोमेटा, रंध्र, है ना? और रंध्र के खुलने और बंद होने को कौन रेगुलेट करता है? द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल, है ना? और ये देखिए एल्वियोली की दीवार जब नष्ट हो जाती है ना, इससे बीमारी जो होती है उसे बोलते हैं एफिसेमा। क्या बोलते हैं? एफिसेमा। ये स्मोकिंग के कारण होता है, स्मोकिंग के कारण, है ना? दम फूलेगा, है ना? ठीक है। चलिए लिख लिया यहां तक। मिश्र धातु अभी दिखा रहे हैं, है ना? सबने नोट कर लिया? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फास्फोरस की। देखो मिश्र धातु देख लो, देख रहे हैं जो रहता है ना, ये जो गर गर करता है इसमें लाइटर में, ये वाला, ये होता है मिश्र मेटल, है ना? इस तरह का ये होता है ना? हाँ हाँ, वही लाइटर के ऊपर में जो लगा रहता है, ये मिश्र मेटल होता है। यहाँ पर देखो लिखा है, लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है ना। मिश्र मेटल अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ 50% सीरियम 25%, ये सब आपको याद नहीं रखना है ना? अब इसके बाद की बात करते हैं, और क्या था? एफिसेमा। इसको भी देख ही लो तुम लोग। एफिसेमा में क्या होता है देखिए, ये जो है ना, ये एल्वियोली है ना? इस एल्वियोली में क्या होता है? ये जो दीवार है ना, इसकी नष्ट होनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है इसमें, है ना? इस तरह से, ठीक है, ऐसा टूटने लगता है। हाँ, धुआं के कारण होता है। ठीक है, अब दिल्ली चल जाइए, बिना आपको सिगरेट पिए हो जाएगा, है ना? यहाँ पर तो फिर भी एक्यूआई ठीक है वहां की अपेक्षा, है ना? ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर तो कोई दीवार वगैरह इसका एकदम मतलब फाइल करके क्या होता है? स्मोकिंग की वजह से ये टूट जाता है। चलो अगला हम लोग बात करते हैं फास्फोरस। इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन। 15 है ये। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 31 होगा ना जी? द्रव्यमान संख्या 31। अब देखो एक ना होता है किसी का जो मतलब, ये लिख सकते हो अगर लिखना है तो, किसी का जो एटॉमिक जो मास मेजर करते हैं ना, वो किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं? तो जो आपका 1/12 ऑफ C12 एटम के उसमें, है ना? इसको लिख लीजिएगा, कार्बन 12 परमाणु जो होता है ना, इसके कंपैरिजन में किसी का क्या करते हैं हम लोग? मास मेजर करते हैं। ये जो 1/12 ऑफ कार्बन एटम जो होता है, ये किसका मास होता है? हाइड्रोजन के एटम का मास होता है ना? हाइड्रोजन का जो आपका मास होता है वो होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 परमाणु। आपसे देखिए सवाल क्या बनेगा कि किसी का जो एटॉमिक मास मेजर करते हैं वो किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं? याद रखना किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं? कार्बन 12 परमाणु के कंपैरिजन में मेजर करते हैं। फास्फोरस के बारे में याद रखना, यह कैसा होता है? यह टेट्रा एटॉमिक होता है। कैसा होता है? टेट्रा एटॉमिक।
यानी चतुपरमाणविक होता है ना, टेट्रा एटॉमिक होता है, यानी कि ये P4 के फॉर्म में मिलता है ना। और इसका दोस्तों याद रखिएगा अपर रूप होता है, अपर रूप। इसका जो एक अपर रूप होता है आपका कौन सा, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस। इसका यूज कहां पर होता है याद रखना, इसका यूज मैच बॉक्स पर, किस पर, मैच बॉक्स पर होता है, माचिस के डब्बे पर होता है। किसका, रेड फास्फोरस, और साथ ही साथ किसका, ग्लास का चूर्ण का, कांच के चूर्ण का यूज होता है। जबकि माचिस की तीली पर किसका यूज होता है, अच्छा तीली पर, बता, हाँ हाँ, उसमें याद रखना एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट, प्लस क्या रहता है, सल्फर। इनका यूज होता है माचिस की तीली के ऊपर, है ना, याद रखना एंटीमनी सल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का और सल्फर का। माचिस के डब्बे पर जो होता है ना, जिस पे आप उसको रगड़ते हो, है ना, ऐसे रब करते हो, जो सरफेस होता है उसमें होता है लाल फास्फोरस। और किसका यूज होता है, ग्लास चूर्ण का या कांच के चूर्ण का यूज होता है। कहां पर, P4 के रूप, यहां पर ये लिखा एलोट्रोप अपर रूप, अपर रूप अपर रूप है ना, अपर रूप, है ना। फिर से करना एक बार, अरे अरे रो, अरे ठीक है, लिखो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। क्या हुआ, ठीक है ठीक है, क्या हो गया, चलिए ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नहीं लिखे हो, लिख लो लिख लो। इसके बाद दूसरा है येलो फास्फोरस। येलो या इसी को व्हाइट फास्फोरस कहते हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस। क्या होता है, अभी दिखा भी देंगे आपको, है ना। इसका, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज एच ब्रांड, एच ब्रांड ने की। बहुत देखिए, बहुत, हाँ बहुत मुश्किल सवाल पूछेगा तब पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं पूछता, हाँ मैं फुल फॉर्म याद रखना नहीं है ना, बस खाली एच ब्रांड याद रखो काफी है। इसके बाद याद रखिएगा ये 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जलने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्फुर दीप्ति का गुण। क्या बोलते हैं, अस्फुर दीप्ति का गुण, यानी ये अपने आप जलने लग जाएगा। तो जो देखते हैं ना, जो जादूगर सब जो होता है, ऐसे लिया हाथ में ऐसे करता है, ऐसे करता है, आग जल जाता है ना। तो वो क्या होता है, वो आपका ये रेड या मतलब व्हाइट या येलो फास्फोरस ही होता है, ठीक है। किसमें, हाँ नहीं, पान में जब तुम उसमें कपूर वगैरह का यूज करते हैं वो तो अलग होता है, वो तो कपूर का यूज करता है उसमें, वो फास्फोरस नहीं होता, है ना। ये जो जादूगर वगैरह यूज करता है ना, वो होता है कि अपने आप ऐसे करेगा जल जाएगा ये। अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद याद रखिएगा इसे इसलिए किसमें स्टोर किया जाता है, इसे पानी में। किसमें स्टोर किया जाता है, इसे पानी में स्टोर किया जाता है। जैसे कैरोसिन में किसे स्टोर करते हैं, सोडियम पोटेशियम को, और लिथियम में, लिथियम को किसमें स्टोर करते हैं, मोम में, है ना। इसको किसमें, पानी में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। सेल्सियस यहाँ पर कर लीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, 37, ठीक है। आगे चलें, क्या हुआ, अस्फुरदीप्ति फ्लोरोसेंस, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, अस्फुरदीप्ति। चलें आगे, चलो इसका पहले देख लो, ये व्हाइट और येलो फास्फोरस, है ना, एलोट्रोप ऑफ, ये इसमें तो देखो इस तरह से रहता है ये, है ना, बोयम में ठीक है। तो ये इस तरह से रखा जाता है ना, ऐसे काम का ये सब है नहीं, ठीक है, ये बहुत काम का है नहीं, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा पीछे से चलो आगे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के यौगिक। तो इसका एक ही कंपाउंड याद रखना, PH3, PH3 क्या, फॉस्फीन। याद रखिएगा इसका स्मेल सड़ी हुई मछली की तरह होता है, सड़ी हुई मछली की तरह होता है, यानी रोटन फिश, है ना, सड़ी हुई मछली यानी रोटन फिश। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बनता कैसे, तो ये याद रखिएगा, ये कैल्शियम फास्फाइड तथा पानी की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से बनता है, यानी CH3P2 प्लस H2O, ये बना देता है PH3 प्लस बनाता है CaOH2। बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर यानी ये जो पूछ सकता है आपसे कि ये बनता कैसे है, याद रखना कैल्शियम फॉस्फाइड और किसका अभिक्रिया कराते हैं, तो पानी की अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे आपको याद है एसिटिलीन कैसे बनाया था, कैल्शियम कार्बाइड और किसकी अभिक्रिया करा रहे थे, पानी की, ठीक है। उसी तरह ये जो है PH3 बनता है और यहाँ पर क्या, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अरे हो गया है अपलोड, है ना।
नवाज जी वन लाइनर अपलोड हो गया है। बाकी जो है आपका केमिस्ट्री का परसों तक हो जाएगा, बायो का संडे तक हो जाएगा। संडे को छुट्टी नहीं रहेगा, संडे को मतलब आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। चला आगे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। इसको एक काजल कुमारी गुप्ता जी क्या कहना चाहिए, देखिएगा इसको मार करिए ब्लॉक, क्या 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 लिखी है, मारिए ब्लॉक इसको, है ना। चलो लिखो इसके बारे में अगला कि इसमें जो पीएचडी के बारे में यहीं पे लिख लीजिए कि यह एक जहरीली गैस है, इसका यूज होम्स सिग्नल में होता है। होम सिग्नल आपको बताया था ना, होम सिग्नल जो पानी का जो जहाज होता है उसको सिग्नल देने में इसका यूज करते हैं, होम सिग्नल में होता है। और याद रखना होम सिग्नल में किसका किसका यूज करते हैं, पीएच3 और साथ ही साथ किसका, एसिटिलीन का। किसका यूज करते हैं, एसिटिलीन, पीएच3 और एसिटिलीन का यूज करते हैं। इसी का यूज कहां पर करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। होम सिग्नल ये पानी के जहाज को जो सिग्नल देते हैं ना, उसी को होम सिग्नल कहते हैं। वन लाइनर डला गया है, तुम लोग सपोर्टिंग पीडीएफ में जाकर नोट सेक्शन में जाकर देखना, ऑनलाइन वाले बच्चों नोट्स वाले सेक्शन में जाकर देखना, वहां पर अपडेट हो गया है। टाइम अभी 15 मिनट, 6:15 तक क्लास चलेगा आपका, है ना, क्योंकि सर 6:30 तक आएंगे आई थिंक, तो 6:15 तक रहेगा, उसके बाद आपका ब्रेक दे देंगे, है ना। चलिए, क्या नहीं सुना देंगे, बाद में सुना देंगे, हाँ। चलो अगले उस पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन। और देखो जितने विचित्र फैक्ट होंगे ना वो हम वन लाइनर में दे देंगे आपको, ठीक है। ऑक्सीजन जो है याद रखिएगा कि इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में की। और इसे नाम किसने दिया, इसे नाम लवोजियर ने, किसने दिया, लवोजियर ने दिया। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कितना है हमारे शरीर में ऑक्सीजन, 65% है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कितना रहता है, 65%। और कार्बन कितना रहता है, 17 से 18%, है ना। इसके बाद याद रखिएगा जो हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है, अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, अर्थ क्रस्ट में याद रखिएगा 46%, कितना 46% अर्थ क्रस्ट में होता है। सबसे ज्यादा देखो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या होता है, सिलिकॉन, इसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम कितना 8%, 8.1 होता है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। हो गया, सिलिकॉन लगभग आपका पाया जाता है 16-17% के आसपास है ना। ये आपको लिखाया होगा मैंने, है ना, जाकर के देखिएगा, जहां पे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ाया है वहां पर लिखा है। नहीं नहीं, आयरन 5% है ना, आयरन 5% है, लिख लिया सभी ने। तो वहां जहां पे एलिमेंट के बारे में लिखा है वहां पे ये सारा फैक्ट मैंने लिखाया होगा आपको, है ना, चेक कर लेना। आगे मूव करें, नेक्स्ट याद रखिएगा, हाँ, हमारे वायुमंडल में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व, सबसे ज्यादा क्या मिलता है, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या ऑक्सीजन मिलता है ना जी, मिलने वाला तत्व है, कितना मिलता है, 21%, है ना। इसके बाद याद रखिएगा हमारे यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व, तीसरा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, और उसके बाद तीसरा क्या, ऑक्सीजन। कितना मिलता है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, अरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूरे ब्रह्मांड में है 1%, कितना है, 1%। ऑक्सीजन कैसा तत्व है, याद रखिएगा ऑक्सीजन डाया एटॉमिक है, कैसा है, डाया एटॉमिक है, यानी कि ऑक्सीजन जो मिलता है ऐसे ऐसे O2 के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप कौन है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप कौन है, ओजोन है ना, O3। बाकी ओजोन के बारे में आपको सब कुछ पता है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन श्वसन, ऑक्सीजन श्वसन के लिए जरूरी होता है, चाहे एनिमल हो या प्लांट्स, दोनों में ही श्वसन के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे जीवनदायी गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवनदायी गैस कहते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या हुआ,
हो गया नोट? चलिए लिख लो कोई नहीं। केमिस्ट्री का पीवाई क्यों करा दिया ना आप लोगों को? फिजिक्स का भी कुछ हो गया ना? ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, लेकिन जलने में सहायक होती है। इसके बाद याद रखिएगा, जलने में या जलाने में जो भी कंबशन में मतलब क्या करता है, बिना इसके मतलब ये खुद नहीं चलेगा, लेकिन बिना इसके कोई चीज नहीं जल सकता है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि रॉकेट के फ्यूल में ये तो आपको लिखाया ही है ना, कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है, फिर से लिखने की जरूरत है क्या? लिखा हुआ हाइड्रोजन वाले में देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है ना, ऑक्सीजन जल के हाइड्रोलाइसिस, जल के हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन बोलते हैं इसको, जल के हाइड्रोलाइसिस के कारण बनता है, जल के हाइड्रोलाइसिस के कारण बनता है। इसके बाद बस इसमें और ऑक्सीजन में और भी बहुत सारा पॉइंट है, इतना पॉइंट आपका काफी है। ऑक्सीजन में और कुछ खास पॉइंट है नहीं जो कि आपको लिखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना बहुत है। बाकी कुछ अगर दिमाग में आएगा तो मैं लिखा दूंगा आगे। हाँ, इसके बाद अगला है हमारा सल्फर, गंधक। गंधक परमाणु संख्या है 16 और जो परमाणु द्रव्यमान कितना 32 ना जी। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, या संस्कृत के, इसकी उत्पत्ति सल्फर जो है, याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति संस्कृत के सुलबारी, सुलबारी शब्द से हुई है। और इस सुलबारी शब्द का अर्थ जो होता है ना, याद रखना सुलबारी का मतलब होता है एनिमी ऑफ कॉपर, तांबे का शत्रु। क्या होता है? तांबे का शत्रु। तो इसे याद रखिएगा क्या कहते हैं, इसे तांबे का शत्रु कहते हैं, इसलिए हाँ सल्फर है ना, इसे तांबे का शत्रु कहते हैं। अगला याद रखिएगा रबर के वल्कनाइजेशन में इसका यूज होता है, सल्फर का गंधक का यूज होता है। नेचुरल रबर किससे बना होता है? आइसोप्रीन से। कृत्रिम रबर नियोप्रीन से, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। रबर किस प्लांट से प्राप्त होता है? लैटेक्स। केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केरल में। कहां पर? कोटायम में। एक होता है ब्यूना एन रबर, एक होता है ब्यूना एस रबर। ब्यूना एन जो होता है वो क्या होता है कि आपका ऑयल और जो आपका पेट्रोल होता है उसकी जो पैकिंग होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसमें ब्यूना एन रबर का यूज करते हैं, है ना। जो पेट्रोल डीजल वगैरह का जो पैकिंग होता है ना उसमें इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑयल के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है ये ऑयल का, है ना। ऑयल को ये अपने आप से चिपकने नहीं देगा, है ना। चलिए आगे चलें। चलो नेक्स्ट याद रखिएगा, नहीं लिखा है? लिख लिया है? चलो नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रोटीन में भी 4% सल्फर पाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा प्याज एवं लहसुन में, प्याज और लहसुन में गंध मुख्यतः किसके कारण होता है? सल्फर के कारण। और अगर सल्फर नहीं रहे तो पोटेशियम, सल्फर के कारण होता है। और प्याज और जो लहसुन है वो किस प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है, किस प्रकार का भूमिगत तना है? जैसे हल्दी और अदरक क्या है? प्रकंद है। ये सब तो तना तो है ही, लेकिन तना में भी जो रहता है क्या? राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, है ना। ये क्या है? हल्दी और अदरक तो क्या? प्रकंद है, यानी राइजोम है। ये खूब पूछता है पेपर में, है ना। और जो प्याज जैसे आलू है, आलू क्या है आपका? एक ट्यूबर है ना। और प्याज और लहसुन क्या है? तो ये बल्ब है। क्या है? बल्ब। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा प्याज को काटने पर आंसू सल्फनिक एसिड के कारण निकलता है। इसके बाद याद रखना कि एलपीजी में स्मेल सल्फर के यौगिक का, देखो जहां पर भी गंध की बात आ जाए ना तो वहां पर याद रखना क्या होगा? गंधक ही होगा। गंधक के कारण, है ना। एलपीजी में स्मेल किसके कारण होता है? गंध सल्फर के यौगिक के कारण, सल्फर के यौगिक के कारण होता है। सल्फर का यौगिक कौन सा होता है आखिर? याद रखना या तो होता है इथाइल मरकैप्टेन या फिर मिथाइल मरकैप्टेन होता है। क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टेन। समझना है ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल मरकैप्टेन के कारण होता है। इथाइल मरकैप्टेन जो होता है दोनों का ही यूज होता है। इसको बोलते हैं C2H6S, इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है CH4S, है ना। दोनों में क्या होता है? सल्फर होता है। और इसी इथाइल मरकैप्टेन को याद रखिएगा क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसे? इथेनॉल भी बोलते हैं। कई बार आपका क्या होगा ना पेपर में कि इथाइल मरकैप्टेन नहीं देकर के क्या दे देगा? इथेनॉल दे देगा। याद रखिएगा इसी को क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। बाकी एलपीजी का पता ही आपको, एलपीजी का पूरा मतलब क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। साथ ही बहुत कम मात्रा में इसमें इथेन भी होता है। क्या होता है? इथेन भी होता है। एलपीजी में जो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होता है। हो गया, ठीक। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना।